जाति की है बात, विरोधी भी है साथ। प्रस्ताव इन्हीं का था कि प्रधानमंत्री जी से एक बार चल करके मिलना चाहिए। तो हमने कहा ये बात बिल्कुल सही, हम लोगों को भी लगा। मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देते कि हम लोगों के प्रस्ताव को, हम लोगों की मांग पर जो है प्रधानमंत्री जी से समय मांगे। पीएम से 11 दलों की गुहार, जाति भी गिनो अब की बार। एक बार अगर ये हो जाएगा ना जनगणना, तो सबकी स्थिति के बारे में जानकारी मिल जाएगी। स्पष्ट रूप ने कहा कि वह जातीय जनगणना हो, इसमें किसी को कोई ये नहीं है, हम लोग सब साथ हैं। चुनावी हथियार रहे हैं जाति वाले हिसाब, लेकिन अब नई कवर में है सियासत की किताब। जब जानवरों की गिनती होती है, पेड़ पौधों की गिनती होती है, तो इंसानों की भी होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सवाल यह है कि समाजवाद बबुआ जाति से आई, ये हमने क्यों लिखा है और क्यों पूछ रहे हैं, आप समझ गए होंगे। आपने सुना, दुनिया की दूसरी छोर से एक दलील लेकर आए हैं तेजस्वी यादव, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि पेड़ पौधे, जानवर, पशु सबकी गिनती होती है तो जात पूछी जानी चाहिए। मशहूर कवि गोरख पांडे ने लिखा कि समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, हाथी से आई, घोड़ा से आई, नोटवा से आई, बोटवा से आई, लेकिन जो सियासी हालात है उसमें कहा जा रहा है कि समाजवाद बबुआ जाति से आई। जाति जनगणना की मांग तेज होने लगी है, क्षेत्रीय पार्टियां लामबंद होने लगी हैं। आज बिहार की पार्टियों ने नीतीश की अगुवाई में पीएम मोदी से मुलाकात की, तो क्या ये कमंडल बना मंडल पार्ट 2 की तैयारी है? ये रिपोर्ट देखिए। फिर डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। मृत्युंजय तिवारी होंगे आरजेडी की तरफ से। तमाम मेहमान अब इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि मेहमानों का परिचय कराएं, ये रिपोर्ट। कुत्ता बिल्ली की जनसंख्या को गिना जाता है, पेड़ पौधों को गिना जाता है, तो इंसानों की भी होनी चाहिए। पशु का जब गणना हो रहा है कि हाथी कितना है, घोड़ा कितना है, गाय कितना है, तो उस देश में इंसान का भी गणना होना चाहिए। देश की सियासत में जाति की लड़ाई सबको साथ लेकर आई। जातिगत जनगणना की मांग पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में 11 नेताओं का दल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ साथ थे। सियासी दुश्मन मुस्कुरा रहे थे, जात पात की राजनीति ने अनोखे धागे से बांध रखा था। आप लोग सियासी तौर पर भी करीब आ रहे हैं सर, मुद्दे मिल रहे हैं आप दोनों के नेशनल इंटरेस्ट पे। 40 मिनट से ज्यादा चली इस बैठक के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि पीएम ने उनकी मांग को नकारा नहीं है। वहीं तेजस्वी यादव ने दुनिया के दूसरे छोर से एक नायाब दलील भी दे डाली। कहा कि पेड़ पौधे और जानवरों की गिनती होती है तो इंसानों की गिनती क्यों नहीं। हम लोगों की बात को डिनाई नहीं किया, हम लोगों की बात सुना और हम लोगों ने कहा कि इस पर निश्चित रूप से विचार करके इसके बारे में आप निर्णय लीजिए। ये हम सब लोगों ने कहा, एक एक चीज के बारे में सब बात हम लोगों ने कहा कि एक बार अगर ये हो जाएगा ना जनगणना, तो सबकी स्थिति के बारे में जानकारी मिल जाएगी और उचित निर्णय लिया जा सकेगा। क्योंकि अभी जितनी संख्या उस हिसाब से किन्हीं को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। अब तक आपको नहीं पता है कि भाई मंडल कमीशन से पहले पता ही नहीं था कि कितनी जातियां हैं। मंडल कमीशन हुआ, उसके बाद पता चला देश में जो है हजारों जातियां। और इसमें एक बात समझने की जरूरत है, जब जानवरों की गिनती होती है, पेड़ पौधों की गिनती होती है, तो इंसानों की भी होनी चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता विपक्ष तेजस्वी यादव के अलावा प्रधानमंत्री से मिलने वाले नेताओं में शामिल थे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, खनन एवं भूतत्व मंत्री जनक राम, जो कि भाजपा नेता भी हैं, पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी, कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा, सीपीआई विधायक सूर्यकांत पासवान, सीपीएम विधायक अजय कुमार, सीपीआई एमएल विधायक महबूब आलम और एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल इमान। बिहार की ये पूरी मंडली तो जातीय जनगणना की मांग के साथ पीएम से मिली, लेकिन मांग पूरे देश को लेकर की गई। इससे पहले भी कई राज्यों में कास्ट सेंसस की मांग उठती रही है।
डेलीगेशन जो मिला है केवल बिहार की जाति जनगणना के लिए नहीं मिला है, ये पूरे देश के जाति जनगणना के लिए जो है हम लोगों की मांग रही है प्रधानमंत्री जी से। अब निर्णय है। बिहार विधानसभा में 2 बार जातीय जनगणना का प्रस्ताव पारित हो चुका है। देश में आखिरी जातीय जनगणना 1931 में हुई थी। इससे पहले 10-10 साल में जातीय जनगणना होती रही है। 2011 में भी जातीय आधारित जनगणना कराई गई थी, लेकिन सरकार ने इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए थे। अगड़े और पिछड़े की इस लड़ाई में ये सबसे आगे रहने की होड़ है। जाति के आधार पर होने वाली जनगणना से अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करने की लड़ाई अब प्रधानमंत्री के दरवाजे तक पहुंच गई है। अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। तो चर्चा की शुरुआत करें। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी, प्रवक्ता आरजेडी के, हमारे साथ अजय आलोक, नेता जेडीयू के जुड़ गए हैं। संगीत रागी, आरएसएस के जानकार जुड़ गए हैं। कौशल कांत मिश्रा, सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ गए हैं। और राजीव राय हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं। लेकिन चर्चा से पहले डॉक्टर संबित पात्रा जवाब दीजिएगा। बोल रहे हैं तेजस्वी यादव कि अगर पौधों की, जानवरों की गिनती हो सकती है तो इंसानों की जाति की क्यों नहीं। लेकिन उससे पहले जरा दर्शकों को अपने समझा देते हैं। आखिर 2 वजह है। एक तो जाति जनगणना की मांग क्यों हो रही है, तो नंबर 1 यह है कि ओबीसी आबादी का अभी तक ठीक ठाक पता नहीं चलता है, क्योंकि पिछली बार भी जब सेंसस हुआ था तो इस डेटा को रिलीज नहीं किया गया था। ओबीसी आरक्षण का ठोस आधार होगा। क्षेत्रीय पार्टियों को देखिए इससे बहुत फायदा होगा। इसीलिए आप देख रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो यूपी में, चाहे वो तेजस्वी हो, नीतीश कुमार हो, धुर विरोधी एक साथ हो गए हैं। ओबीसी की सामाजिक आर्थिक स्थिति पता चलेगी, ये कहना है इन लोगों का। नंबर 4 जो है, पिछड़े अति पिछड़ों के लिए नीतियां बनाने में मददगार साबित होगा ये आंकड़ा। आप जल्दी से आपको बता देते हैं कि जातिगत जनगणना से केंद्र को क्या डर है। क्षेत्रीय दल ताकतवर होंगे, क्योंकि फिर वो कहेंगे कि जो सेंटर वाले कॉलेजेस हैं, नौकरियां हैं, उसमें आरक्षण को बढ़ाइए। अनुपात में जो उनकी जनसंख्या है ओबीसी की, उस जनसंख्या में आप बढ़ाइए। क्षेत्रीय दलों को नया सियासी आधार मिलेगा, उनको बल मिलेगा। आरक्षण नाम के ढोल को और भी जोर जोर से पीटेंगे चुनावों के वक्त में। नौकरियों में ओबीसी कोटे में बदलाव की मांग होगी, और यही वो डर है जिसकी वजह से शायद बीजेपी, जो अभी तक ये मानती थी कि ओबीसी को अपनी तरफ पूरी तरह से करना मुश्किल है, लेकिन कई चुनाव में उन्होंने देखा है कि ओबीसी उनकी तरफ आ रहे हैं। तो ऐसे में ना भी नहीं, हां भी नहीं, ओबीसी वोटरों में बीजेपी की कमजोर पकड़। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सही आंकड़ा आया तो बीजेपी को, उसको लगता है कि राज्यों में उसकी चुनौती बढ़ेगी। डॉक्टर संबित पात्रा, सीधा मुझे लगता है तेजस्वी यादव के ही सवाल के जवाब से शुरुआत करते हैं। वो कह रहे हैं कि जब पेड़ पौधों की गिनती होती है तो जाति क्यों नहीं, कास्ट सेंसस क्यों नहीं? दीजिए जवाब। देखिए अंजना जी, बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि पूरा देश इस विषय को सुन रहा है। मैं चाहता हूं गंभीरता के साथ एक एक करके उत्तर दे दूं, आपके प्रश्न का भी उत्तर दूंगा। नंबर 1, ये जो विषय है ये द्वंद्व का विषय नहीं है, ये चर्चा का विषय है, और चर्चा चल रहा है। प्रधानमंत्री जी के दरबार तक, प्रधानमंत्री जी के ऑफिस तक ये विषय पहुंचा है। प्रधानमंत्री जी ने सभी पक्षों को सुना है, और स्वाभाविक रूप से जो भी निर्णय प्रधानमंत्री जी और सरकार लेंगी वो विषय हमारे सामने आएगा। इसलिए पार्टी प्रधानमंत्री या सरकार से पहले अपना निर्णय नहीं सुना सकती, नंबर 1। नंबर 2, टेक्निकली स्पीकिंग एक रोहिणी आयोग अक्टूबर 2017 में बनाया गया था। देखिए कितनी ओबीसीयां हैं, उसकी उपजातियां क्या है, उसका श्रेणीकरण किस प्रकार से होगा, क्या पूर्व की त्रुटियां रही हैं, इन त्रुटियों को किस प्रकार से दूर करना है, इन सब विषयों को लेकर रोहिणी कमीशन का गठन किया गया था। और ये रोहिणी कमीशन जुलाई 2021 तक था, किंतु कोरोना के कालक्रम के कारण उसको बढ़ा करके लगभग इस साल के अंत तक इसके समय को बढ़ाया गया है। तो हमें इंतजार करना चाहिए कि रोहिणी आयोग भी इस पे क्या कहती है। जो एक तकनीकी पुट होता है वह भी हमें मिलेगा। तीसरी बात है, एक रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में भी इस विषय को लेकर सुनवाई हो रही है, वो उसका नतीजा आना बाकी है। तो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है, वह भी हमें सुनना चाहिए। बहरहाल जहां तक ये जो प्रश्न था कि अगर जानवरों को भी गिना जा सकता है तो ओबीसी जातियों को क्यों नहीं, मैं एक निवेदन करूंगा, इस पर चर्चा जरूर करिए, मगर ये उदाहरण ठीक नहीं है। औपनिवेशिक काल में जो वेस्टर्न कंट्रीज थे वहां मनुष्यों की गिनती होती थी, जानवरों की तरह गिनती होती थी, मगर ये केवल स्लेव्स की होती थी। इसलिए मैं केवल हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, ये कोई आक्षेप नहीं है कि ओबीसी का कंपैरिजन जानवरों के साथ करना, कि जानवरों की गिनती होती है तो ओबीसी की भी हो सकती है, ये उदाहरण उचित नहीं है। आप बिल्कुल टेक्निकली जो कहना चाहते हैं जरूर कहें, मगर जानवर के साथ किसी भी वर्ग विशेष को कंपेयर करना, पेड़ पौधों के साथ कंपेयर करना, मैं एक उदाहरण देके बता रहा हूं।
आपने जानवरों की सेंसस ली, उसमें अगर कोई जानवर छूट भी जाता है, जानवर इस विषय को लेकर आतंकित नहीं होता है, ना ही वो क्रांति करता है। हाँ। मगर आप अगर बिना त्रुटियों को सुधारे गिनती कर लेंगे और उसमें त्रुटि रह जाएगी बिना रोहिणी आयोग के कमीशन के रिपोर्ट के, तो आप बताइए क्या ये क्षम्य होगा या अक्षम्य होगा? कोई भी अगर छूट जाता है तो ये अक्षम्य होगा। इसलिए फुल प्रूफ तरीके से आगे बढ़ना बेटर होता है। तिलकधारी तिवारी जी, मृत्युंजय जी, बताइए जी, आज जी, नीतीश बाबू के साथ वैसा नाम कर दिए। तिलकधारी आप हैं इसलिए दिख रहा है, इसलिए वही बोला। बस मुझे ये बताइए कि ये जो एक साथ आए हैं, हालांकि वहां पर सवाल संबित पात्रा जी का खाली अधिकार थोड़े। हाँ नहीं आपका है, और आपका इसीलिए मैंने बोला अच्छा है। मैं जो पूछ रही हूँ उस पर अब आते हैं सर। नीतीश बाबू के साथ तेजस्वी जी आया, बड़ा मुस्कुरा रहे थे, गदगद। जितने लोग देख रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि दोनों साथ तो नहीं आ रहे हैं, इस पर बाद में आएंगे। मुझे ये बताइए कि इससे क्या हासिल हो जाएगा? क्या हम देश को आगे ले जाएंगे या हम जाति की उसी खाई में धकेलते चले जाएंगे, पीछे चलते चले जाएंगे? देखिए अंजना जी, हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे संगीत रागी जी हो, कौशलकांत मिश्रा जी हो, बीजेपी के, जेडीयू के सब लोग, इस बात से कोई इनकार कर सकता है क्या? इस जाति एक सामाजिक सच्चाई है, और जो भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास, आदरणीय प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में अपने माननीय मंत्रियों का परिचय भी कराते हैं तो जाति बताकर कराते हैं। अपने भाषण में जो पब्लिक एड्रेस करते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर में, आपको भी पता है, उन्होंने सीना ठोक कर कहा कि हम फलाने जाति से आते हैं। इस बात से आज हम आरजेडी के प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं, लेकिन इस बात से हम इनकार नहीं कर रहे हैं, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, कोई भी व्यक्ति हो, जाति एक सामाजिक सच्चाई है। और अगर जातीय जनगणना होती है, जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि इसमें कास्ट के आधार पर उन्माद होगा, इनमें मतभेद होगा, ये अलग बात है। हर लोगों को, हर जाति को किसकी कितनी संख्या है ये जानना अगर है जरूरी। अगर सरकार इसे करा देती है जातीय जनगणना, तो इसमें नुकसान क्या है? हम कहते हैं स्वर्ण समाज के लोग भी भीख मांग रहे हैं, स्वर्ण समाज के लोग भी चौका बर्तन कर रहे हैं, आज मजदूरी कर रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, गरीबी है, लेकिन हमारी संख्या कितनी है ये तो पता होना चाहिए। जो पिछले समाज के लोग हैं, जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति हैं, देखिए जब सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक मिलेगा, वो वंचित समाज तक पहुंचेगा, जो बजट में प्रावधान होगा उसका हिस्सा उनको मिलेगा, इसमें बुराई क्या है? आदरणीय नीतीश कुमार जी भी सहमत हैं इस बात से, बीजेपी के कई घटक दल सहमत हैं, बीजेपी में भी दो फाड़ है, गोपीनाथ मुंडे जी ने भी इस पर अपनी सहमति जताई थी। आज भी कई बीजेपी के नेता इस बात से सहमत हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। लेकिन अगर आप बीजेपी जातीय जनगणना से भाग रही है तो बीजेपी के नियत में खोट है, कुछ ना कुछ दाल में काला है, इसलिए वो भाग रही है, अपने सहयोगियों को ही नहीं समझा पा रही है। आपके भी नेता गए थे पीएम से मिलने, तो स्टेट वाले नेता तो कह रहे हैं उनको चाहिए कास्ट सेंसस। देखिए अंजना, यही तो हम कर अब पूछ रहे हैं संबित जी से, पूछो जल्दी से। हाँ अंजना जी, ये मेरे सहत तिवारी जी, देखिए अंजना जी, मैंने तो कहा कि इसीलिए ये द्वंद्व का विषय नहीं है, ये चर्चा का विषय है, और आज एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए। मैं दो छोटी छोटी बातें कह के अपनी बात को समाप्त करता हूं। बिल्कुल सही बात है, प्रधानमंत्री जी गर्व से कहते हैं कि हाँ हमने 27 ओबीसीओं को मंत्री बनाया, हाँ हमने 12 एससी को मंत्री बनाया, हमने 8 एसटी को मंत्री बनाया, 11 महिलाओं को मंत्री बनाया, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। दूसरी बात, हमने 27% रिजर्वेशन नीट के एग्जामिनेशन में ओबीसी के लिए पहली बार दिया है, 10% सवर्णों में से जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनके लिए भी मेडिकल में रिजर्वेशन दिया है। मगर एक बड़ी बात, पार्लियामेंट में चर्चा के समय 2010 में, अंजना जी ये सबके लिए सुनने योग्य है, 2010 में ये प्रश्न पहली बार नहीं उठा कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। चूंकि 2011 में सेंसस होना था, 2010 में तत्कालीन लॉ मिनिस्टर वीरप्पा मोइली जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर यह आग्रह डॉक्टर मनमोहन सिंह से किया, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। उस समय आरजेडी उस सरकार की हिस्सा थी, आरजेडी के सांसद वहां
बैठे थे और कहा गया कि आप जातिगत जनगणना करिए। मेरे पास उत्तर है जो कि मनमोहन जी की तरफ से पी चिदम्बरम जी, जो उस समय के मंत्री थे, उन्होंने दिया एज होम मिनिस्टर। आप इस उत्तर को सुनिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं लड़ना नहीं चाहता हूं। उत्तर में क्या कहते हैं? उत्तर में अंग्रेजी में है, मैं पूरे अंग्रेजी में नहीं पढ़ता हूं, हिंदी में बता देता हूं सारांश उसका। उत्तर में कहते हैं कि ओबीसी का 2 लिस्ट है, एक सेंट्रल लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है। उत्तर में चिदम्बरम जी कहते हैं कि बहुत सारी जातियां एक राज्य में ओबीसी हैं, दूसरे राज्य में ओबीसी नहीं है। बहुत सारे सबसेट हैं और बहुत राज्य में मोस्ट बैकवर्ड क्लास के नाम से भी एक सबसेट है। ओपन एंडेड कैटेगरीज हैं, जैसे कि जो बच्चे अनाथ हो गए हैं या जो कन्वर्ट हो गए हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में, इसको लेकर भी बहुत द्वंद्व है। इसलिए इन सारे विषयों पर हमें चर्चा करना होगा और मैं पार्लियामेंट से निकाल के लाया हूं एक बहुत महत्वपूर्ण बात उस चर्चा का। और आखिर में चिदम्बरम जी क्या कहते हैं सुनिए। चिदम्बरम जी कहते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं, इसलिए ये एक लाइन अंग्रेजी में पढ़ता हूं। अ कास्ट बेस्ड सेंसस इज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ अ कास्टलेस सोसाइटी envisaged by leaders like Bala Saheb Ambedkar in the constitution and will weaken the ongoing efforts to create social harmony। पी चिदम्बरम, ये चिदम्बरम जी कहते हैं। उस समय तो आप लोग सब वहीं बैठे थे, आप लोगों ने आपत्ति भी नहीं की। आपने चिदम्बरम जी और कांग्रेस की सोच तो बता दी। कांग्रेस पार्टी ने आज इस बहस में भी, एक सेकंड मृत्युंजय जी, आने से इनकार कर दिया। आप अपना बताइए ना सर, आप लोग कहां खड़े हैं? आपके पैरों के नीचे की जमीन क्या कह रही है? राजनाथ सिंह जब वो गृह मंत्री थे 2018 में, बताया गया था कि 2021 के सेंसस में कास्ट सेंसस हो सकता है, उसकी तैयारी की बात थी। और इस बार राज्यसभा में, मुझे लगता है बजट सत्र में और लोकसभा में मॉनसून सत्र में, गृह मंत्रालय ने इनकार किया है कि हम कास्ट सेंसस नहीं करेंगे। बीजेपी क्या सोचती है? बीजेपी क्या कर रही है? उसका क्या कहना है कास्ट सेंसस पे? स्ट्रेट लाइन बताइए सर। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बताऊंगा अंजना जी, इस डिबेट से मैं भागूंगा नहीं। महत्वपूर्ण डिबेट है, इसलिए मैंने बार बार कहा। आज पहली बार आप देख रहे हैं कोई तूतू मैं नहीं, कोई तिवारी जी के साथ तूतू मैं नहीं, क्योंकि ये चर्चा का विषय है, इस पे सघन चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि लोग इस विषय को ध्यान से देख रहे हैं। देखिए, जहां तक बीजेपी का संबंध है, मैंने आपको पहले भी कहा कि कभी भी अधकचरा ज्ञान नहीं होना चाहिए। पूरा विषय समझने के पश्चात, पूरे विषय को तत्वावधान में लेने के पश्चात उपवर्गीकरण, श्रेणीकरण, त्रुटियों का निर्मूलन, ये सारा विषय रोहिणी आयोग का है। आयोग की रिपोर्ट अभी आई नहीं है, प्रवक्ता उससे पहले बोलना शुरू कर दे। कैसे बोले आप बताइए? सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन चल रहा है, प्रधानमंत्री जी ने आज सुनवाई की है। प्रधानमंत्री जी और सरकार इस पे जरूर अपने विषय को रखेंगे, उनसे पहले हम कैसे इस विषय पे बोलना शुरू कर दें? और जब तक, आप खुद तिवारी जी से पूछिए, जब तक उप श्रेणीकरण नहीं होता है, कितनी जातियां हैं इसकी लिस्ट नहीं बन जाती है, कौन उस आप देखिए, हर जाति के उपवर्ग होते हैं, ये सारा वर्ग निकल कर नहीं आता है। हम इस पर कमिटमेंट किस प्रकार से पहले से कर दें, इसको जरा आप एक चर्चा के रूप में और एक टेक्निकल रूप में प्लीज करके देखें। ठीक है, राजीव राय जी आपके पास अब मैं आती हूं, जरा बताइएगा डायलॉग जो कि वो दिखाएगा। राजीव राय जी, क्या ये जातिवाद में और समाज को धकेलने के बराबर नहीं होगा? वरना आप बताइए ना, क्या जस्टिफिकेशन है? यही कहा जा रहा है ना कि उनकी संख्या कहीं ज्यादा हो चुकी है पहले से ओबीसी की, तो उसी अनुपात में फिर उन्हें रिजर्वेशन नौकरियों में, कॉलेजेस में, हर जगह मिले। तो फिर उसी के लिए अगर आप कर रहे हैं तो मतलब ये जा कहां रहे हैं हम? किस तरफ जाएंगे इससे? इतने सालों से तो ये आरक्षण चला रहा है कि आज पंक्ति में जो आखिरी व्यक्ति है उसको फायदा हो रहा है। अंजना जी, सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि दोहरापन क्यों? प्रधानमंत्री जी जब खड़ा होकर बोलते हैं कि मैं बैकवर्ड हूं, इसलिए मेरे साथ भेदभाव हुआ, तो देश को जानने का हक नहीं है क्या कि इस देश में बैकवर्ड कौन कौन है और कितने हैं? इस पैनल पर जितने लोग बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार या कोई भी सरकार हो, कानून बना देती है कि कोई SC ST का अगर आपके खिलाफ शिकायत कर दिया तो जमानत भी नहीं होगी, तुरंत आपकी गिरफ्तारी होगी, तो जात पक्ष कर कानून बना देते हैं। प्रधानमंत्री जात का रोना रोते हैं, पार्लियामेंट में मंत्रियों का जात का गिनवाते हैं, और देश अगर जानना चाहे कि किस जात का कितने लोग, मैं भी जानना चाहता हूँ, मुझे भी उत्सुकता है। आपकी उत्सुकता के लिए समाज को धकेल दे जातिवाद में? आपकी उत्सुकता के लिए, उत्सुकता के लिए आप कास्ट सेंसस चाहते हैं कि हर नागरिक से जाकर लोग पूछे जात बताओ? आपने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा, कि देश का कोई प्रधानमंत्री अपने को पिछड़ा वर्ग का, आप भी तो कुछ कर लीजिए ना, विपक्ष है इस देश में, तथाकथित पूछिए ना। और आप नहीं बताते हैं क्या? आप नहीं बताते हैं क्या? तमाम राजनीतिक पार्टियों ने जाति को गिरवी बना के रखा है, सियासत का जरिया बना कर रखा है। सवाल करती है, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, खूब सवाल करते हैं और आपको सर्टिफिकेट ना देने की ना लेने की जरूरत है। बहस में बैठना है तो आप सवाल का जवाब दीजिए, और अगर सवाल पूछने में आए हैं तो आप चले जाइए कहीं और।
अगले मेहमान को दिखाइए। नहीं, सवाल का अजय आलोक, सवाल के जवाब में अगर आप आपके मुझसे पास नहीं पूछेगी सवाल, अजय आलोक, तेजस्वी यादव के साथ आप पहुंच गए प्रधानमंत्री के सामने ये कहने के लिए कि जातिगत जनगणना हो, लेकिन ये बताइए कि यही जाति और इसी जाति के आधार पर तो चुनाव दर चुनाव ईबीसी मतलब तरह तरह से हर पार्टी ने अपना अपना वोट बैंक बना रखा है और उसी को आगे ले जाने के लिए आप समाज को ढकेलना चाहते हैं। कहा तो कास्टलेस सोसाइटी, अब तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता जो पार्टी लाइन सबकी आ रही है। अजय आलोक जी, देखिए अंजना जी, शुरू से इस डिबेट को, जातिगत जनगणना के डिबेट को आपने, माफ कीजिएगा, और बाकी पैनलिस्ट इसको सिर्फ ओबीसी मुद्दे पे केंद्रित कर रहे हैं, जो कि ये कहीं से न्यायोचित नहीं है। जातिगत जनगणना मतलब सिर्फ ओबीसी की जनगणना नहीं। जातिगत जनगणना मतलब एक एक जाति की, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, चाहे वो माइनॉरिटीज हो, हर एक की जनगणना से मतलब है। क्यों होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? 1931 में इसी जातिगत जनगणना के आधार पर हमने सवर्ण और पिछड़ों और एसटी और एससी की मान्यता दी थी और उसके हिसाब पे बाबा साहब ने रिजर्वेशन दिया। फिर आया मंडल कमीशन, हमने और जातियों की पहचान की, उनको सम्मिलित किया। फिर आया नीतीश कुमार जी, एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 लागू किया, जो देश में पहली बार लागू हुआ किसी राज्य में। आप ये देखिए कि 1947 में जब 52 करोड़ आज़ादी थी, हमारी आबादी 52 करोड़ की थी आज़ादी के समय, आज 130 करोड़ है और लालू जी के अनुसार, जो कि सच्चाई है, 50 करोड़ से ऊपर गरीब हैं। भाई कहां से ये गरीब आ गए? जातिगत जनगणना इसलिए जरूरी है क्योंकि अजय आलोक का समाज 1931 से 45 के बीच में, अंजना ओम कश्यप का समाज 1931 और 45 के बीच में 35% सरकारी नौकरी में था। यह सच्चाई है। लेकिन आज मेरा समाज और आपका समाज सरकारी नौकरी में, आपके समाज के मुश्किल से 10-12%, मेरे समाज के 1%। तो क्या यह बदलाव नहीं हुआ? तो क्या जातिगत जनगणना सवर्णों के लिए जरूरी नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। एक एक जात को जानने का हक है कि वो आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से और अपनी संख्या के दृष्टिकोण से आज इस देश में कहां खड़ा है। क्या गलत है इसमें? डॉक्टर साहब, आप तो डॉक्टर है ना? मेरिट बिल्कुल है। एक सेकंड रुकिए, मेरिट बिल्कुल है। मैं मेरिट को बिल्कुल, आपके हाथों में लोगों की जिंदगी होती है ना, मेरिट कहां रह जाएगा? सब आरक्षण से होगा। बिल्कुल भाई, आरक्षण और जातिगत जनगणना को आज जो जोड़ने की गलती कर रही है वो कृपया ना करें। तो क्या होगा? मैं तो कह रहा हूं कि आरक्षण को पुनर्विचार इसी जातिगत जनगणना पे करना चाहिए। मैं बता रहा हूं अंजना जी, एंड गेम तो यही है ना अंजना जी, उसका एंड गेम तो यही है ना, तो सही, क्योंकि एससी का डेटा सामने होता है, उसी अनुपात में रिजर्वेशन है। अब आप लोग चाह रहे हैं कि ओबीसी का सबका, ठीक है, बताइए एंड गेम क्या है, एंड रिजल्ट क्या है, क्या होगा उससे? एंड गेम सुन लीजिए, एंड गेम क्या है। अभी क्या ईडब्ल्यूएस में गरीब सवर्णों को मोदी जी ने आरक्षण दिया, तो क्या इससे मेरिट कॉम्प्रोमाइज होता है? आरक्षण एक व्यवस्था की गई थी ताकि जिनको उनका हक नहीं मिल रहा है, उस हक के थ्रू वो समाज की मुख्य पंक्ति में। तो गरीबी की बात कीजिए ना। जातिगत जनगणना करके अगर हमको ये पता चल जाता, तो गरीबी की बात कीजिए ना। मैं बता रहा हूं, 1 मिनट में आ रहा हूं उसी पे। अगर मुझे ये तो गरीबी की तो बात हो ही रही है। नीतीश जी लगातार यही कह रहे हैं कि जिनको जरूरत है सरकारी योजनाओं की, वास्तविक स्थिति की, उसकी तरफ सरकारी योजनाओं का मुंह मोड़ा जा सकेगा। हम गरीबों की संख्या कम कर सकेंगे, गरीबों की किस जाति में कितनी गरीबी है वहां पे फोकस कर सकेंगे। अब उसके आधार पे सरकारी योजना चलेंगी। सिर्फ इसको एक लुक दे देना कि ये ओबीसी बढ़ाने के लिए है और ये पिछड़ों के लिए है, ये कहीं ना कहीं अन्याय है भारत की जनता के साथ। कृपया करके दृष्टिकोण को बदलें। आज हमारा मुख्य मुद्दा यह है कि जातिगत जनगणना सबके लिए आवश्यक है। क्या बुरा है जाति जनगणना में? कौशलकांत मिश्रा, आवाज आ रही है? हेलो, नहीं आ रही है शायद। हाँ जी। संगीत रागी जी, उनका ऑडियो आ रहा है? संगीत रागी जी, देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, कहाँ हम जाति विहीन समाज की परिकल्पना लेकर के आगे बढ़े थे और 70 साल में हमने जातीय खूंटे को इतना मजबूत कर दिया है, जातीय अस्मिता को हमने इतनी मजबूत कर दी है कि अब जातियों के आधार पर हम सब कुछ करने की बात कर रहे हैं। क्या नीतियां जाति के आधार पर बनती हैं?
मुझे तो हैरानी हो रही है। किसी पार्टी में हिम्मत है? आप संगीत सुनिए, एक मिनट प्लीज, जरा मुझे अपनी बात कर लेने दीजिए। आप टोका टोकी कर रही हैं, मुझे पूरी बात बोलने दीजिए। बोल लीजिए। देखिए, क्या 70 साल में देश के अंदर जो सोशल मोबिलिटी है वो उल्टा चल पड़ा है क्या? जो जातियां जनरल कास्ट की है वो कहती हैं कि हमको ओबीसी में रखो, ओबीसी वाले कहते हैं मुझे एससी में रखो, एससी वाले कहते हैं मुझे एसटी में रखो। हैरानी की बात। आइए चर्चा की शुरुआत फिर नए सिरे से करते हैं। संगीत रागी जी, आपकी बात बीच में अधूरी रह गई थी, अपनी बात 2 लाइन में पूरी करें। देखिए अंडा जी, मैं ये कह रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि बिहार की राजनीति में पिछला विधानसभा चुनाव के पास नीतीश जी की जो आर्थिक जो राजनीतिक पूंजी थी उसको बहुत बड़ा सदमा लगा है, और कहीं न कहीं उनके ये मन में है कि जो विपक्ष की राजनीति के अंदर जो है वो कोई केंद्र नहीं बन पा रहा है। ऐसा संभव है, ये मेरा आकलन है, एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते ये मेरा आकलन है कि कहीं न कहीं वो जरूर चाहते हैं कि जातीय विमर्श को फिर से बिहार की राजनीति में खड़ी की जाए, जो उनको शायद वो समझते हैं कि उनमें शायद उनका राजनीतिक भविष्य फिर से चमक उठेगा। इसके अतिरिक्त मुझे और कोई कारण नहीं दिखता है। नतीजा यही है कि आप देखेंगे कि चूंकि ओबीसी आरक्षण का मामला जो है, ओबीसी को निर्णय करने का मामला सारे क्षेत्रीय राज्य सरकारों को दे दिया गया है, तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि सारी क्षेत्रीय पार्टियां जातीय राजनीति को और धारदार बनाएगी और तेज करेंगी। और मुझे लगता है कि यदि जातीय विमर्श में भारतीय जनता पार्टी फंसती है तो भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक नुकसान ज्यादा होगा, और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं यही दाव चलना चाहते हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को संभल करके रहना चाहिए। बीजेपी के नेता भी आपकी जानकारी के लिए आज गए थे जब प्रधानमंत्री से ये मुलाकात हो रही थी। कौशल कांत मिश्रा की आवाज जुड़ी क्या? मिश्रा जी, आवाज आ रही है? क्या दिक्कत है जाति जनगणना में? वो कह रहे हैं कि जी अंजना, हाँ बोलिए। अंजना जी, मैंने 2 वक्ताओं की बात सुनी। एक तिवारी जी, उन्होंने अमीरी गरीबी की बात की, और उन्होंने, हर आदमी ने एक बात को कहा, जाति एक सच्चाई है। मैं भी मानता हूं जाति एक सच्चाई है, लेकिन उसी सच्चाई के साथ जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम है। जातिवाद की वजह से संघर्ष होता है, जातिवाद की वजह से भेदभाव होता है, जातिवाद की वजह से ऑनर किलिंग होती है, जातिवाद की वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिसके लिए इतने सारे केसेस फाइल होते हैं। इतने सारे डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ जाति की वजह से होते हैं। इतने सारे संघर्ष, बिहार जातीय संघर्ष का एपेक्स पीक रहा है पूरे हिंदुस्तान में, वहां पे इतने बड़े संघर्ष होते रहे हैं सिर्फ जाति के नाम पे। और उसके बाद भी अगर अजय आलोक को यह लगता है कि जाति आधारित जनगणना करके हम एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण कर लेंगे, तो मुझे उनकी बुद्धि पे तरस आता है। दूसरी चीज, अगर हम सब लोग, सारी पॉलिटिकल पार्टियां कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में बंधी हुई हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हम कास्टलेस सोसाइटी की तरफ बढ़ना चाहिए, हमें कास्ट को खत्म करना चाहिए धीरे धीरे। जिस 9 जजेज में इंदिरा साहनी की बात करते हैं, उसने ये कहा है कि हम जाति से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें अल्टीमेटली गरीबी पे जाना, यानी रिक्शा वाला, कुली, धोबी, सफाई कर्मचारी, ये सारे लोग बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि जो रागी जी की बात 100% एग्री करता हूं। यही आप ही की बात पर जवाब दे रहे हैं, सुनिए जवाब। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। कर लीजिए। मैं अपनी बात कर लूं। यही हाल वीपी सिंह का हुआ था जब उन्होंने मंडल कमीशन लाया था। वो कुछ दिनों के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद वो खत्म हो गए। उसके बाद जाति की पॉलिटिक्स कम हुई। जब से मोदी की सरकार आई है, वो दूसरे प्लेग्राउंड पे खेल रही है, वो सबका साथ सबका विकास पे खेल रही है, जिसकी वजह से लोकल पार्टियां, स्टेट की पार्टियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और यही नीतीश कुमार, जिनको अपना पॉलिटिकल फ्यूचर खतरे में नजर आ रहा है, इसी वजह से ये जानबूझ करके जाति की पॉलिटिक्स को दोबारा ला रहे हैं। ये केवल और केवल पॉलिटिक्स है, और इसमें किसी भी जनता का या देश का कोई भला नहीं है। अजय आलोक जी। अंजना जी, सबसे पहले तो संगीत रागी जी और कौशल जी दोनों का एक विषय मैं क्लियर कर दूं, और मेरी बुद्धि पे तरस बाद में खाइएगा। पहले थोड़ा सा नीतीश कुमार के बारे में जान लीजिए कि नीतीश कुमार जिस राज्य के 15 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, यहाँ से केंद्रीय मंत्री रहे, 5-5 बार सांसद रहे, नीतीश कुमार की जाति की संख्या इस राज्य में मात्र 2% है। जात की राजनीति करके नीतीश कुमार यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं। और अगर आपको इस जातिगत जनगणना सर बिना कास्ट सेंसस नहीं मानना है तो आप मत मानिए, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं। अब एक मिनट सुनिए ना, मैं आपको बीच में नहीं रोका। जब आप इतना अच्छा ज्ञानवर्धन दे रहे थे, मैंने आपको नहीं टोका, तो कृपया करके सुनिए।
बात समझने की कोशिश कीजिए। जातिगत जनगणना एक ऐसा छत्ता है, समझे, जिसमें सारे के सारे राजनीतिक दल को आना ही पड़ेगा। और इस छत्ते की क्वीन बी, जिसको कहते हैं ना रानी, वो खुद बीजेपी है। कहां से कोई जातिगत जनगणना से बचेगा? क्यों मिश्रा लगाते हैं अपने नाम के आगे? मेरे तरह अजय आलोक की जगह कौशलकांत रखिए ना। जाति का संबोधन करना अच्छा लगता है। आप लोग जैसे सवर्णों के कारण इस जातिगत जनगणना को अगड़ा बनाम पिछड़ा किया जा रहा है। जब मैंने आपको समझाया कि 1931 से 43 तक सवर्णों की क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है, उस पर तो आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, उस पर आप चुप हो गए। जातिगत जनगणना इसलिए जरूरी है कि कौन आदमी किस जगह पे खड़ा है, ये जानने का हक सरकारों को है। उसी के हिसाब से सरकार नीति बनाएगी। और संगीत रागी जी कहेंगे कि जाति के हिसाब से नीति बनेगी, ऐसा नहीं होगा तो फिर एसटी एससी क्यों बनाया आपने? संविधान से हटा दीजिए एसटी एससी को, उसके लिए क्यों नीति बनाते हैं? क्या कुछ भी जिसको मन आ रहा है बोले जा रहा है? माइनॉरिटीज क्यों बनाए? हटा दीजिए। सीधे ह्यूमन बीइंग क्या ना धर्म देखेंगे ना मजहब देखेंगे। किताबी बातें मत कीजिए, किताबी बातें मत कीजिए, प्रैक्टिकल ग्राउंड धरती पे रहिए। किताबी बातें नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। यहाँ किताबी बात नहीं हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। और जहां तक रही माइनॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन में एसटी एससी है या नहीं? कॉन्स्टिट्यूशन में एससी एससी है या नहीं? कॉन्स्टिट्यूशन में बैकवर्ड है कि नहीं? उस पे आ रहा हूं आलोक जी। कॉन्स्टिट्यूशन में बैकवर्ड है या नहीं? आलोक जी आ रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन में एससी एससी है या नहीं? उनकी जनगणना क्यों नहीं होगी? अरे सुनिए तो आलोक जी सुनिए। पूना पैक्ट हुआ था, जिसके बाद उन्होंने डबल इलेक्टोरेट की बात की थी। उसके बाद उस पूना पैक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए एससी एसटी का एक ग्रुप बना करके और एससी एसटी को एक जगह। अरे सुनिए पूरी बात, आलोक जी पूरी बात सुनिए, आलोक जी पूरी बात सुनिए, आलोक जी पूरी बात सुनिए, आलोक जी पूरी बात सुनिए। आज की तारीख में जातिगत जनगणना जरूरी है सबके लिए, मेरे लिए जी। इसलिए क्योंकि आपको अपनी 5 साल की सरकार नजर आ रही है, इसलिए जात की जनगणना जरूरी है। सच्चाई यह है कि देश के किसी भी गरीब को अपनी जात की चिंता नहीं है। अरे हमारी सरकार को जातीय जनगणना में क्या लेना देना है? हम कह रहे हैं हमारी सरकार को जातीय जनगणना से क्या लेना देना है? क्या बात आप कर रहे हैं? बिहार में कहावत है मिश्रा जी, हंसुआ के बिहार में खुरपी के गीत, बिना मतलब का बात मत बोलिए। हंसुआ के बिहार में खुरपी के गीत गा रहे हैं महाराज। बिहार में अब बिहार में कोई जातीय संघर्ष 2005 के बाद नहीं हुआ, ये भी याद रख लीजिए। 16 वर्ष जातीय संघर्ष राजनीतिक विफलता का परिचय होता है, ये हमारे साथ नहीं हुआ। कौशल जी रुकिए, संगीत रागी जी को अपना पॉइंट रखने दीजिए। एक संगीत रागी राजनीतिक हो गया, एक सेकंड। संगीत रागी जी फिर मैं आ रही हूँ, संबित जी मृत्युंजय जी आ रही हूँ। एक सेकंड को ले लीजिए अपने कारपोरेट। मिस्टर मिश्रा एक सेकंड। रागी जी। आलोक जी यदि समाजशास्त्र आप जानते हैं और बेहतर जानते हैं तो जादव और कुर्मी बिहार के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर भी डोमिनेंट कास्ट है। आपको पंचायत इलेक्शन 2001 का यदि आंकड़ा करेंगे तो जो जितने ये अपर कास्ट और जो दलित हैं, इनका कॉम्बिनेशन पंचायती राज के अंदर जिला परिषद में इसी आधार पर हुआ था क्योंकि वो सबसे ज्यादा यादवों के द्वारा ही सताए गए थे। इस कास्ट के लोग आज 15 साल से लालू जी का सत्ता रहा। एक यादव आइकन के तौर पर आप ले लेते हैं, एक कुर्मी आइकन के तौर पे नीतीश जी को ले लेते हैं। 32 साल से शासन चल रहा है लेकिन सामाजिक न्याय नहीं हुआ है, न ही उनका आर्थिक पिछड़ेपन दूर हुआ है। क्या आप ये मान के चलते हैं? तो मुझे एक छोटा सा सवाल, ठीक है आलोक जी जल्दी से जवाब दीजिए, टाइम कम है। एक जाति में जन्म लिया हूं, उसके लिए मैं जीवन भर 75 साल तक मैं आपको संगीत रागी जी को ये बता देना चाहता हूं कि इसलिए भी और जरूरी है संगीत रागी जी, आई शुड बी ट्रीटेड इक्वल। संगीत रागी जी, यस यू शुड बी एंड व्हाई यू शुडंट बी। और मैं आपको ये बात बता देता हूं कि 1943 से लेकर आज तक 2021 में जानने की जरूरत है कि यादवों और कुर्मी का सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक आधार बदला या नहीं बदला। आपको क्या लगता नहीं है कि ये जानने की जरूरत है या नहीं? जिस तरह से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थों की क्या स्थिति हुई 31 से लेकर आज 2021, ये जानने का अधिकार है या नहीं? और उसके हिसाब से आरक्षण की पूर्ण विचार हम लोग करें कि नहीं, ये जानने की सच्चाई से भागते क्यों हैं? सच्चाई से क्यों भागते हैं? देखिए, जाति और जाति के आधार पर राजनीति करने में कोई पीछे नहीं है, बीजेपी भी पीछे नहीं। विचार करेंगे, सबका साथ सबका विकास के साथ आप आए थे। और हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी नए जो मंत्री बने हैं उन सबका स्वागत कर रहे थे, बड़ा पीछे लगा था।
ओबीसी मंत्री और उनका स्वागत है, ये स्टेज पर लिखा हुआ था। अब आपको जाति दिखने लगी ना, अब आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास भी पीएम ने इस बार जोड़ा है। ये सब एक ढकोसला साबित हो गया। देखिए अंजना जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तो हो ही रहा है। अगर ओबीसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने, अभी मुझे आश्चर्य हुआ कि यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री जाति का रोना रो रहे हैं। क्या हो गया? प्रधानमंत्री अगर ओबीसी लीडर हैं, प्रधानमंत्री अगर बहुत ओबीसी से आके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये तो गर्व का विषय है। इसमें रोना रोना क्या होता है? हम तो जो ओबीसी के बारे में बात कर रहे हैं, मुलायम सिंह यादव जी तो अपने आप को मुल्ला मुलायम कह के इंट्रोड्यूस करते थे कि मुझे खाली मुलायम सिंह यादव मत बोलो, मुझे तो मुल्ला मुलायम कह के बोलो। तो आप ये अपीजमेंट की बात तो करना बंद कर दीजिए। अंजना जी, 1931 तक जाति की गणना सेंसस में होती थी। 1931 से 2011 तक ये सिस्टम बंद था। तो ये सारे लोग अभी जग के हमें एकदम जोड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है इसमें राजनीति नहीं, चर्चा होनी चाहिए। हमने आपको मशहूर कवि गोरख पांडे ने लिखा कि समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, हाथी से आई, घोड़ा से आई, नोटवा से आई, बोटवा से आई, लेकिन जो सियासी हालात है उसमें कहा जा रहा है कि समाजवाद बबुआ जाति से आई। इसी पर आप देख रहे थे बहस, देखते रहिए आज तक। कमंडल वर्सेस मंडल पार्ट 2, जाति जनगणना की मांग देश में क्षेत्रीय पार्टी उठा रही है जोर शोर से, और उसमें बीजेपी के भी नेता राज्यों के शामिल हैं। इसी पर आप देख रहे थे बहस, देखते रहिए आज तक।